कहाँ आप स्क्रीन छोड़ के और कहाँ ये रिलेशनशिप में आ गए? मैं सुबह के औकात में वॉक किया करता था और इन दिनों में कपल ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि सर सब कुछ हमारे दरमियान ठीक है, बस बहस होती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि अब तक 2 तलाक़ें हम एक दूसरे को दे चुके हैं। सर हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि अब तक हमारे दरमियान 2 तलाक हो चुकी हैं। मैंने उन्हें गाइड किया जितना मेरी बसात थी, जो मैं समझता था, उनका रिलेशनशिप बच गया। मैंने उसके ऊपर फिर डिटेल वीडियो बनाई कि अपनों को मार्जिन ऑफ एरर दें। एक ही दिन में वो 8 मिलियन व्यूज पर चली गई। मुझे ये बता दें कि मोहब्बत भी एग्जिस्ट करती है या फिर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड ही है? देखिए, मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोहब्बत को लेकर चलने वाले, मोहब्बत निभाने वाले लोग मौजूद नहीं है। मोहब्बत दिलों में मौजूद है। मोहब्बत का ताल्लुक जब कायम हो जाता है तो उसको चलाना मुश्किल काम है। कि ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करे, मुझे ना करना पड़े। मोहब्बत ये है कि आप अपने आप को देने वाला बनाए। हमें लगता है कि जो मैंने दिया मुझे डबल होकर मिलना चाहिए, और इस वजह से फिर ताल्लुकात नहीं चलते। आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। आपने हमेशा मेरी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया है। बस अब और नहीं। जब बात जाती है शादी पर, फिर मामलात खराब हो जाते हैं। तुम तो पहले ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए हो। ये क्या मसला है? मोबाइल फोन पर रिलेशनशिप बना, ऑनलाइन है तो बस ऑनलाइन ही तो बात हो रही है। वो अपनी अमली जिंदगी में क्या कर रहा है या कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। एक बिस्तर आप एक दूसरे से बांटेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि ये नहाता नहीं है या नहाती नहीं है, ये सफाई का ख्याल नहीं करता। तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। कैसे पता चले कि वाकई ही एक मर्द लॉयल है एंड ही इज इन लव विद यू एट द राइट मोमेंट? ताल्लुक में आने के बाद मर्द अगर आपको अपनी बहन से मिलवा रहा है, अपनी माँ से मिलवा रहा है, अपने खानदान से मुतारिफ करवा रहा है और अपने आप को इतना काबिल बना रहा है और ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा रिश्ता लूंगा, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही आपके घर रिश्ता लेकर आऊंगा। इज्जत के साथ। बजाय इसके कि मैं तुम्हें गोल्ड रिंग लेकर दूंगा, डायमंड रिंग लेकर दूंगा, तुम्हें फलां सूट लेकर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। आपको वेलकम कहते हैं आज के पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट हमारे इसलिए स्पेशल है क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप, उसमें क्लैशेस होते ही होते हैं। चाहे वो अरेंज मैरिज से है, चाहे वो लव आपकी मैरिज है, या फिर अगर आप लिव इन में हैं, या भी आपके फियांसे हैं, या कुछ भी किस्म का आपका रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ, कहीं पर आपको लगता है कि दैट पर्सन इज़ रियली लॉयल, लेकिन कुछ टाइम वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो बड़ा मतलबी सा रिश्ता था, और उसके बाद हार्ट ब्रोकन और बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन लकीली हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग मौजूद भी हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं। ये पहले सिर्फ वेस्ट में ऐसा होता था और यहाँ पर इस तरीके से कोई खुल के बात नहीं करता था। तो ये बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया है विच इज़ वेरी पॉजिटिव कि आप किसी एक रिलेशनशिप को, किसी एक की थोड़ी सी कोचिंग करने के बाद उसके रिलेशनशिप को डिवोर्स होने को बचा सकते हैं, ताकि आप सोसाइटी में भी और अपने बच्चों के साथ भी रह सके। तो आई थिंक ये तो मुझे कहना चाहिए एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए है। और आज हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ अ एक्सपर्ट इन रिलेशनशिप कोचिंग। सफदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपने मसरूफ टाइम में से, नहीं, बहुत अच्छा लगा कि आप आए हैं। और आई थिंक आप इतना सारा वक्त याद आ गया, आपके साथ हम स्क्रीन शेयर करते थे, हाँ, न्यूज़ एंकरिंग की आपसे सीखते थे, और आज हम आपके सामने। इतना अच्छा मुझे लगा। एक तो यह है कि हम पुरानी एक यादें वो भी इकट्ठी हो जाएंगी, और प्लस इट्स सो गुड टू सी यू। और मैं वही कह रही थी कि हमें न्यूज़ एंकरिंग से कहाँ छोड़ के आपने कैसा फ्लिप मारा है और आप रिलेशनशिप कोचिंग में आ गए। और ये इतना अच्छा काम है, ट्रस्ट मी सफदर। मुझे इतनी खुशी हुई आपको इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी, एंड आई फील प्राउड अबाउट यू कि ये इतना नोबल प्रोफेशन है। हम बाहर देखते हैं, बाहर रिलेशनशिप कोच को इतनी रिस्पेक्ट कि आपने किसी का रिश्ता बचा लिया, आपने किसी की रहनुमाई कर दी है ना। सम टाइम आपका पार्टनर आपको वो बात नहीं समझा रहा होता जो आप समझा देते हैं। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट एकदम से, अगर आप थोड़ा सा हमें ओवरव्यू दें, कहाँ आप स्क्रीन छोड़ के और कहाँ ये रिलेशनशिप में आ गए? बहुत कोई प्लान नहीं था ये। मैं सुबह के औकात में वॉक किया करता था और इन दिनों मैं PTV के साथ मुंसलिक था एज अ प्रोग्राम एंकर। इट्स अबाउट 2022। तो 2021 का मतलब आखिर चल रहा था, 2022 में मैंने स्टार्ट कर दिया प्रॉपर। तो मैंने एक वीडियो बनाई
अपनों को मार्जिन ऑफ एरर दें। हम्म, अच्छा, वो मैंने पहले, आपको पता है मैं पोएट्री की वीडियोस, यस, वॉक करते करते बैठे हुए, हाँ, आपको पता है कि मैं पोएट्री करता था, पोएट्री मुझे पसंद, स्क्रीन पर बैठे हुए भी, न्यूज़ पढ़ते हुए भी पोएट्री से स्टार्ट लेना, कुछ ऐसा। तो वो मेरे अकाउंट्स पर पोएट्री तो होती थी, तो मैंने ये टर्म पढ़ी, मैं उन दिनों किताब पढ़ रहा था एक, तो उसमें ये टर्मिनोलॉजी मुझे बड़ी पसंद आई, ये टर्म बड़ी पसंद आई मुझे। मैंने कहा यार वाकई इस पर तो बात की जानी चाहिए। मैंने उसके ऊपर बात की तो मुझसे राब्ता किया किसी ने, और कपल ने राब्ता किया, और उन्होंने कहा कि सर सब कुछ हमारे दरमियान ठीक है, बस बहस होती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि अब तक 2 तलाक़ें हम एक दूसरे को दे चुके हैं। माय गॉड। ठीक है, तो अब मेहरबानी करें, आप हमें सजेस्ट करें, गाइड करें। अब मैं एट दैट टाइम प्रॉपरली इस काम में नहीं था। मैंने उन्हें गाइड किया जितना मेरी बसात थी, जो मैं समझता था, उनका रिलेशनशिप बच गया। वाओ। मैंने उसके ऊपर फिर डिटेल वीडियो बनाई कि अपनों को मार्जिन ऑफ एरर दें और इस अंदाज से दें, और फिर उनका केस शेयर किया। एक ही दिन में वो 8 मिलियन व्यूज़ पर चली गई। मुझसे बेतहाशा लोगों ने राब्ता करना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम पीरियड में उनको रिस्पांस नहीं दिया। मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज किए, फिर उसके साथ फिर मैंने जो है वो एक फाउंडेशन के साथ जी स्टडी तो मैं कर रहा था, मतलब मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था, है, और मरते दम तक शायद रहेगा। मुझे रिलेशनशिप्स की जो हाव नाव है, ये क्यों बिगड़ क्यों रहे होते हैं, ये बनते कैसे हैं, हाँ। इनके पीछे पैटर्न्स क्या चल रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली चीज़ें क्या चल रही होती हैं, इस पर पढ़ना अच्छा लगता था। एस्ट्रोलॉजी मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट, ये 3-4 जो सब्जेक्ट हैं ये मेरे फेवरेट हैं। जो मुआशरत है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं सिविक्स को, और इससे हटकर आप कह लीजिए कि सोशियोलॉजी है, इसको मैं दिल से मैं पढ़ता हूँ। इससे मुताल्लिक कोई भी आप किताब की बात करें तो फिर मैंने कोर्सेज इसमें ज़ाहिर कर लिए, फिर मैंने यहाँ से भी कोर्स कर लिया। मेरा मेजर तो ज़ाहिर कम्युनिकेशन का था, बोलना तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला का करम है इस हवाले से, लेकिन उस बोलने को उस बोलने को मैंने कन्वर्ट किया रिलेशनशिप कोचिंग में। और ये तो जो नहीं भी समझना चाह रहे होते थे वो कहते थे सर आप समझा रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। एक खातून ने ये कहा कि सर मैंने तलाक लेने का प्लान कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया था, जब आपने कहा कि घर आपका है, शौहर आपका है, और मैं रहा हूँ आपसे कि बचा लें अपने घर को, तो सर मुझे फील हुआ कि कोई वाकई मुझे कह रहा है कि बचा लें। तो हाँ, यस, मुझे फील हुआ कि मुझे वाकई अपना घर बचाना चाहिए। तो मैं गलती थी मर्द की उस जगह पर, तो औरत अगर माफ़ ना करती तो घर नहीं बचना था, तो उसने माफ़ कर दिया, ताल्लुक बच गया। अब माशाल्लाह वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सफदर इस तरीके से आपने बचाया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब केसेस कम कर दिए हैं, यानी केसेस से मुराद ये है कि अपॉइंटमेंट्स कम कर दिए हैं। मैं मैक्सिमम 10 to 15 अपॉइंटमेंट्स, 10 अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो रेगुलर होती हैं, और 5 ऐसी अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं जो नहीं इमरजेंसी, जो फौरी बात करनी है, कुछ भी नहीं। न्यू वाला तो ये है कि कई दिन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, तो फिर वो स्केजुअल बन रहा होता है। अच्छा, ये तो उसमें बीसियों नहीं हज़ारों लोग हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं, और वो मैंने आपको मैसेज दिखा दिया। हाँ, मैंने अभी देखा है। ब्लेसिंग मतलब इतनी अच्छी बात है, ये एक नोबल काम है। आप दुनिया और आखिरत दोनों ही अपनी संवार रहे हैं। मैं एक रिलेशनशिप की अगर बात करूं, कोई भी रिलेशनशिप है ना, दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव, मोहब्बत। इश्क तो बड़ी दूर की बात है। मुझे ये बता दें कि मोहब्बत भी एग्जिस्ट करती है या फिर सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड ही है? हमें ये समझा दें। आपने ना, मैं अभी के दौर की, मुझे लगता है कि आपने ना ऑडियंस की पल्स पर जो है ना वो हाथ रखा है ना, बस पर हाथ रखा है। देखिए, मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोहब्बत को लेकर चलने वाले, मोहब्बत निभाने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। मोहब्बत दिलों में मौजूद है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक जब कायम हो जाता है तो उसको चलाना मुश्किल काम है। मेरा ताल्लुक अगर इनके साथ बन गया है तो ताल्लुक तो बन गया। ताल्लुक बनना तो सेकंड्स का काम है या मिनट्स का काम है, लेकिन मुझे इनकी शॉर्ट कमिंग्स के साथ गुजारा करना है, मुझे इनकी ताकत के साथ गुजारा करना है, मुझे इनके गुस्से के साथ गुजारा करना है, मुझे इनके खुलूस के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, नेक नियति के साथ, बदनीयति के साथ, मुझे इनके हर उस पहलू के साथ जो इनकी फितरत का, इनकी शख्सियत का और इनकी आदत का हिस्सा है, मुझे गुजारा करना है। लेकिन मैं एक बहसियत आम इंसान या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ये चाहता हूँ कि ये सब कुछ कंप्रोमाइज़ करे, मुझे ना करना पड़े। तो जब ये बात हो जाएगी तो फिर मतलब का ताल्लुक बन जाएगा, फिर मोहब्बत नहीं होगी। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? तासीर मोहब्बत किसे कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। यानी अगर किसी जगह पर आपको मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है तो आप मजबूर हो जाएं।
मोहब्बत ये है कि आप अपने आप को देने वाला बनाएं, लेकिन हमारे यहाँ आपको लगता है कि ताल्लुकात में इतनी मोहब्बत है कि हम देने वाले बन रहे होते हैं हमेशा। नहीं, हमें लगता है कि जो मैंने दिया मुझे डबल होकर मिलना चाहिए। मैंने अगर तुम्हारी खातिर ये काम किया है तो तुम्हें मेरी खातिर फौरी ये काम करना है। हाँ। और इस वजह से फिर ताल्लुकात नहीं चलते। मैं आपको एक बहुत बुरी एग्जाम्पल देने लगा हूँ, है अच्छी, बुरी इन सेंस कि हमारी मुआशरत का ये रवैया बन चुका है। मेरे पास एक शख्स आया, कहने लगा सर जब भी मैं अपनी वाइफ के करीब जाता हूँ, मैं उससे हक़ के ज़वाजियत का तकाजा करता हूँ, तो वो मुझे कहती है कि आपने मुझे फ़लाँ सूट लेकर दिया था जब मैंने कहा था। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताइए, मोहब्बत कहाँ रह गई? जो लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पर आना चाह रहा है मैं उसे रोक रहा हूँ, वो मैं कहना नहीं चाहता। ये वो रवैया है जो कि आम नहीं है। ये वो रवैया है जिसे आम नहीं किया जाना चाहिए। गिव एंड टेक हो गया। हाँ, गिव एंड टेक हो गया, बल्कि ये तो टेक ही टेक हो गया, गिव तो है ही नहीं। फिर तो अगर आपने अगर पैसे के बदले में आपने किसी की ज़रूरत को, किसी की मोहब्बत को, फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, फिजिकल रिलेशनशिप रखना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप ज़रूरत बराए ज़रूरत का ताल्लुक लेकर चल रहे हैं। ज़रूरत बराए मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत बराए मोहब्बत नहीं है इस चीज़ को। तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए इस शख्स के बारे में जो एक तरफ मतलब रखता है और दूसरी तरफ भी मतलब ही रखता है, तो क्या मोहब्बत बचेगी? यानी मोहब्बत ये है कि आप देने वाले बने यार, आप सामने वाले के ऊपर कदगन ना लगाएं, कंट्रोल ना करें, नेगेटिविटी ना उसके बारे में अपने ज़हन और दिल में रखें। मोहब्बत ये है कि आपके पास मौजूद होते हुए वो फले फूले, उसे ये एहसास हो कि यार यहाँ पर मैं ठीक हूँ। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ अपने दोस्तों के दरमियान या अपने बहुत करीबी लोगों के दरमियान कि जिस शख्स से आपको मोहब्बत है और उसको भी आपसे है और आपको भी उससे है, दो तरफा ताल्लुक़ है, वो आपके सामने चाहे नाच गाना करे, आपके सामने झूमर डाले, आपके गले लगकर रोए, आपके सामने हंसे, आपके कदमों में बैठे, आपको गले लगाए, आपके पास बैठकर उससे हर वो काम करने की इजाज़त होनी चाहिए जो वो पूरी दुनिया के सामने नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है। एग्जैक्टली। अब आई डोंट नो मोहब्बत की इस डेफिनेशन से कितने लोग मुत्तफ़िक हैं और कितने लोग मुत्तफ़िक नहीं हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हंसता हंसता नजर आए, सिर्फ ये नहीं है कि वो मीठा मीठा बनकर आपके सामने आए। अगर कभी तल्ख हो गया तो उसे कबूल कर लें, क्योंकि वो किसी वक्त में आपके लिए मीठा भी था। कभी उसने गुस्सा किया है तो उसे कबूल कर लें, किसी वक्त में उसने आपके लिए मेहरबानी भी की, रहमदिली भी की। अगर वो दुखा हुआ है तो बजाय इसके कि तुम हर वक्त ये करते हो, ये कहने की बजाय, या तुम्हारा रवैया ये होता है, ये कहने की बजाय, उसे प्यार से, सलीके से, तरीके से समझाएं कि ये जो तुम्हारा जज्बाती जख्म है इसको मैं ठीक करूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं सुनूंगा। बात है, बस ये मोहब्बत है। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से पहले भी, कि मैंने किसी जगह ये पढ़ा था कि जब आपने किसी शख्स को एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर उसके फ्लॉज और उसकी क्वालिटीज जो भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके साथ होलसम में एक्सेप्ट करें। सिर्फ ये नहीं है कि पॉजिटिविटी, अच्छी क्वालिटीज़ और ये जो रेड फ्लैग्स है ना, बात मसला पता है कि आई एम श्योर आप हमें ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। जब दो इंसान एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो शुरू में तो दोनों अपनी सिर्फ पॉजिटिविटी दिखा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे बन के दिखा रहे होते हैं। जब बात जाती है शादी पर, फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तुम तो पहले ऐसे थे, अब तुम ऐसे हो गए हो। ये क्या मसला है? हम क्या पहले बनावटी बने होते हैं और उसके बाद जब एक छत के नीचे रहना पड़ता है तो पता चल जाता है। यहाँ पर ना मैं सरफराज शाह साहब को कोट करूँगा, मेरे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। अमेजिंग। यस, और मैं उनके साथ प्रोग्राम भी करता रहा PTV पर, और ज़िंदगी में जब भी कभी कोई ऐसा मामला होता है तो मैं उनके कदमों में जाकर बैठता हूँ या उनसे मैं बात करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि यार निकाह में जब निकाह किया जा रहा होता है, ताल्लुक़ जब बनता है शादी का, तो निकाह नामे में कहीं पर ये नहीं शर्त या शिक दर्ज की जाती कि इसकी अच्छाइयाँ मुझे कबूल हैं, इसकी खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ मुझे कबूल नहीं है। ब्यूटीफुल। तो जब एक इंसान ताल्लुक़ में आता है आपके, तो उसकी अच्छाइयाँ, खामियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ सब कुछ आपको कबूल करना पड़ती हैं। उसका गुस्सा, उसकी नेगेटिविटी, उसकी उदासी, उसका चिड़चिड़ापन, सब कुछ आपको कबूल करना है, और आपका गुस्सा, आपकी उदासी, आपकी नेगेटिविटी भी उसे कबूल करनी है। अब आपने जो बात की कि पहले पहल तो सब अच्छा होता है, बाद में क्यों बदल जाता है? पहले पहल चूंकि हम सामने वाले को जीतने की कोशिश करते हैं, राम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं, उसको अपना बनाने के लिए एक इम्प्रेशन जमा रहे होते हैं। उसे अपना बनाने के लिए उसको उस अंदाज से नहीं लेकर चलते। और वैसे बदनसीबी है, हाँ, बदनसीबी ये है कि अगर हम रेल बन जाए ना तो सामने वाला फिर आता भी नहीं है।
मैं आपको एक बात So बताऊं, true, सामने so वाला true. को अगर हम कह दें कि हम भाई ऐसे हम ऐसे हैं, वो कहेगा जाओ भाई, ठीक है। तुम तो जैसे बहुत है। तो क्या है ये जो फेक वर्ल्ड ऑर्डर है ना, हाँ। दूसरे लफ्जों में इमोशंस का, Yes. या फेक इमोशनल ऑर्डर है, या फेक रिलेशनल ऑर्डर है, ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है या किया जा चुका है। इंसानों ने किया है, इंसानों से हुआ है। तो स्टार्ट में लव बॉम्बिंग होती है, बड़ी मोहब्बत, बताओ। बड़ा प्यार, बड़ी इज्जत, Yeah. बड़ी रिस्पेक्ट दिखाई जाती है। उसकी वजह ये होती है कि थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के हम सामने आते हैं, हम्म, यानी फिर तुम मेरा अपने घर, मैं और अपने किसी घर। दूसरे शख्स का ताल्लुक बना है। तो अगर हम इकट्ठे काम करते हैं तो 8 घंटे का साथ है, और उन 8 घंटों में 2 घंटे या 3 घंटे या 2.5 घंटे हम आमने सामने होते हैं, बाकी वो अपने काम में मसरूफ, मैं अपने काम में मसरूफ। या मोबाइल फोन पर रिलेशनशिप बना है, ऑनलाइन है, तो बस ऑनलाइन ही तो बात हो रही है। वो अपनी अमली जिंदगी में क्या कर रहा है या कर रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। जब ताल्लुक बन जाएगा, जब आप एक दूसरे के साथ होंगे, एक छत के नीचे आ जाएंगे, तो फिर आपको एक बिस्तर आप एक दूसरे से बांटेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी कि ये नहाता नहीं है या नहाती नहीं है, ये सफाई का ख्याल नहीं करता, ये हाइजेनिक नहीं है, इस बात की भी प्रॉब्लम होगी, इसने ब्रश नहीं किया, इस बात की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रियल टाइम प्रॉब्लम्स आने लग गए। मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं, बीवियां या शौहर अपने पार्टनर की ये शिकायत लेकर आते हैं कि ये अपने हाइजीन का ख्याल नहीं ख्याल करता या करती। ठीक है, एक औरत ने ये कहा कि सर ये जब नहाने के लिए जाता है, ठीक है, तो पूरा वॉशरूम ही जो है ना वो गंदा कर देता है। माय गॉड। ठीक है, हर तरफ पानी पानी कर देता है। तो मैंने कहा इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप सफाई कर लिया करें। कि सर सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऐसी भी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यानी बंदा क्या कहे। तो फिर आपने जो बात कही ना कि फिर वो खराबी कहाँ पर होती है, पहले अच्छा तो पहले तो सिर्फ लफ्जों के डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, लफ्जों के टोकरे मोहब्बत भरे दिए जा रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। बाद में आपका पूरे वजूद के साथ वास्ता पड़ा, जिस वजूद में नेगेटिविटी है, जिस वजूद में प्रॉब्लम है, जिस वजूद में चिड़चिड़ापन है, जिस वजूद में गुस्सा भी है। अब अगर आपके अंदर हिम्मत होगी, ताकत होगी, सब्र होगा, बर्दाश्त होगी, तो आप चला सकेंगे। और प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी तवक्कुआत इतनी हाई होती हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं कि हम ये समझते हैं जो कुछ मैं चाह रहा हूं या चाह रही हूं ये उस तवक्को के ऊपर पूरा उतरे और फौरी करे। मैं कहूं कि रात है तो ये कहे बिल्कुल रात है, मैं कहूं कि दिन है तो ये कहे बिल्कुल दिन है। अच्छा, मैं अगर कुत्ते को हिरन की खाल पहना दूं ये माने कि हाँ ये हिरन है। ये इफ अ पर्सन इज रियली डीपली मैड इन लव तो वो ये सब कुछ करने को तैयार होगा। हमारे व्यूअर जो आपको देख रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सम टाइम, अगेन फॉर द सेक ऑफ, लेकिन व्हेन मतलब मुझे पता नहीं है, आई एम श्योर आप बता सकते हैं, व्हेन अ मैन इन लव वो पूरी कायनात ही उसके लिए डिफरेंट होती है। सो कैसे पता चले कि वाकई ही एक मर्द लॉयल है एंड ही इज इन लव विद यू एट द राइट मोमेंट? क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? ओह माय गॉड, दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। ऑब्वियसली बिफोर मैरिज, जब आपको पता चले, क्योंकि जब लव होता है ना तभी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उसकी नेगेटिविटी में, अदरवाइज यू कैन नॉट, यू नो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखें मुख्तलिफ किस्म की अटैचमेंट है, एंक्शियस अटैचमेंट है या अवॉइडेंट है, और भी अटैचमेंट के 2 और स्टाइल। हम उसकी तरफ हम अवॉइडेंट और एंक्शियस की बात कर लेते हैं। आप जिस किस्म की अटैचमेंट की मर्द की बात करें उसमें एंक्शियस अटैचमेंट है कि वो पागल हो जाता है, वो दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें हासिल करने के लिए हर हद तक जाऊँगा, और हर हद तक जाता भी है। वो अपनी दुनिया लुटा देता है जब मोहब्बत में मर्द चला जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब औरत भी मोहब्बत में होती तो वो भी यही करती है। अगर कहें ना कि औरत कम है, नहीं, औरत मर्द से मोहब्बत में कहीं आगे निकल जाती है। ठीक है, मर्द फिर भी कहीं ना कहीं मर्द फिर भी कहीं ना कहीं सोच विचार कर रहा होता है। अब नहीं माने। हम देखें कितनी हमने कितनी जुल्म वाली बात को या कितने आप कह लीजिए दुख वाली बात को हंसी में गुजार दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का और हमारी सोसाइटी का। खैर, मर्द वाकयातन लुटाता है। ग्रीन फ्लैग्स की अगर बात करें, ताल्लुक में आने के बाद मर्द अगर आपको अपनी बहन से मिलवा रहा है, राइट, अपनी माँ से मिलवा रहा है, राइट, अपने ख़ानदान से मुतारिफ करवा रहा है, और अपने आप को इतना काबिल बना रहा है और ये श्योरिटी दे रहा है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारा रिश्ता लूँगा, तुम्हारे बड़ों से बात करूँगा, उनकी जो शर्तें शराइत होंगी मानूंगा, तो ये बिल्कुल जेन्युइन किस्म के ग्रीन फ्लैग्स हैं। बजाय इसके कि मैं तुम्हें गोल्ड रिंग लेकर दूंगा, डायमंड रिंग लेकर दूंगा,
तुम्हें फ़लाँ सूट लेकर दूंगा, तुम्हारे लिए फ्लोरल फ्रेगनेंस तुम्हें दूंगा, हाँ, तुम्हें जो है वो गुची गिल्टी लेकर दूंगा, या जो भी Whatever, जितनी भी हाँ। चीज़ें मटेरियलिस्टिक अप्रोच सेट कर, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो तो करवा लेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो आपके साथ चलना चाहता है फॉर द लॉन्गर रन, आप उसके साथ चलना चाहते हैं, तो वो ताल्लुक की बुनियाद इतनी मजबूत बनाएगा कि कल कुछ साथ चल भी सकें। बसूरत दीगर होगा क्या, अभी अब्बू नहीं मान रहे, अभी खाला नहीं मान रही, अभी चचा नहीं मान रहे, अभी ताया नहीं मान रहा, अभी बहाने फलां हैं। नहीं हो रहा, बहाने होंगे। लेकिन इसमें किरदार औरत का भी है, अच्छा, किरदार लड़की का भी है। कैसे? मसलन वो अगर दम ही ना लेने दे, वो अगर सांस ही ना लेने दे, वो हर वक्त अपनी तवक्कुआत का बोझ उसके ऊपर डालती चली जाए, उससे बातें मनवाती चली जाए, तो फिर वो क्या करेगा कि ये मुझसे मतलब निकाल रही है, मैं इससे मतलब निकालूंगा। ताल्लुक मतलब अगर भी होगा। मतलब की बुनियाद पर है तो फिर दोनों को बड़ा पता होता है फिजा, मर्द को और औरत दोनों को पता होता है, लड़की और लड़के दोनों को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकती इंटेलेक्ट हूँ। आपको बता देता है। आपकी जो छठी हिस्स है ये आपको बता देती है कि आप क्या कर रहे हैं। 100%। आपके दिल के अंदर एक ऐसा, आप समझ लीजिए कि आला मौजूद है, दिल बतौर खुद Mechanism आला है, है, हाँ। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है दिल के अंदर जो बता देता है भाई क्या हो सकता है और क्या होना है। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके इंतजार करते रहते हैं कि बिल्ली जो है ना खाएगी नहीं, बिल्ली खा जाती है, हाँ, चाहे वो मर्द की सूरत में हो चाहे वो औरत की सूरत में हो। yes। तो इसी तरह से औरत के मामलात भी ऐसे हैं। इन दिनों में, इस टाइम पीरियड में, करंट टाइम पीरियड में ऑप्शंस अवेलेबल हैं हर एक के पास। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, जो शख्स मर्द या औरत अपनी ऑप्शंस को एक साइड पर कर देता है और एक के साथ रहने की कोशिश करता है, काविश करता है और उसके लिए एफर्ट पुट करता है इस हद तक कि उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग। या एब्सोल्युटली, ये जो ऑप्शंस वाली आपने बात की है ना, दैट इज़ 100% ट्रू। बट मैं चूँकि जो फॉरेन रिलेशनशिप कोच हैं उनको मैं सुनती हूँ, एक इतनी प्यारी बात मुझे लगी, मुझे पता नहीं है कि ये सच है या नहीं। हम हमेशा अपने ट्रॉमा के अकॉर्डिंग दूसरे पर्सन को मिलते हैं, हम भी उसी ट्रॉमा में होते हैं मेंटली तौर पे। और दूसरा, इज इट ट्रू कि अनअनाउंस्ड इंट्यूशंस पे ही आप मिलते हैं, लेकिन आप जब हील हो जाते हैं और दूसरा पर्सन हील नहीं हुआ होता तब डिफरेंसेस आते हैं? प्लीज एक्सप्लेन। इस पर पढ़ा भी है, सुना भी है। हम अपने अनकॉन्शियस इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ठीक है। जो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड वाउंड्स होते हैं, जो हमारी अनफुलफिल्ड इमोशनल डिज़ायर्स होती हैं, उनकी वजह से हमारे जो सेट पैटर्न्स बन चुके होते हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हम उन्हीं पैटर्न्स को अनकॉन्शियसली फॉलो करते हुए उस शख्स की जानिब अट्रैक्ट होते हैं जो उसको फुलफिल करने की या तो सकत रखता है या उसकी नुमाइश करता है कि मैं सकत रखता हूँ। और एक्चुअल क्या होता है वो उसके मुखालिफ होता है, उसके उलट चल रहा होता है। मसलन मैं एंग्शियस हूँ, मेरा अटैचमेंट स्टाइल एंग्शियस है, तो मुझे पसंद कौन आएगा? अवॉइडेंट। राइट। मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ लेकिन आप आगे आगे भाग रहे हैं, आपका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट है। और ये होता क्यों है? प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ रीप्ले करता है अपना ही लूप, जो उसे जिन इमोशंस का सामना करना पड़ा है माजी में, वो माजी करीब हो सकता है, वो माजी बईद हो सकता है। माजी बईद गुज़श्ता यानी बचपन को हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उर्दू सख्त हो गई थोड़ी सी। तो माजी के जो ज़ख्म है वो बुनियादी तौर पर रीप्ले कर रहा होता है। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ अनकॉन्शियस माइंड की। मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके बाएं जानिब सुर्ख हाथी नहीं है, मैंने क्या कहा है? सुर्ख हाथी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में तस्वीर बन गई, हाथी की भी बन गई और सुर्ख की भी बन गई। मैंने तो कहा है कि नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपने सुर्ख जोड़ा नहीं पहन रखा, रेड ड्रेस की आ गई, पिक्चर भी आ गई और आपने सोच भी लिया कि उसके ऊपर फूल किस कलर का, जर्द रंग का बना है, बन गया ठीक है। तो हमारा दिमाग क्या है, इनकार में सोचता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है। मसलन हमें ये बात कही जाती, बात और आगे निकल रही है लेकिन इस पर वापस भी आते हैं। हमें कहा जाता है कि उसे भूल जाओ, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। दिमाग नहीं को एक्सेप्ट ही नहीं करता।
इसकी जगह रिप्लेस करना होता है, थॉट्स को भी रिप्लेस करना होता है, वर्ड्स को भी रिप्लेस करना होता है, यानी रिप्लेसमेंट है, इनकार वाली गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ हमें जो बुनियादी तौर पर जो इमोशनल लर्निंग होनी चाहिए वो ये है कि हम पहले तो बैठकर सीखें और देखें कि मेरा जो ट्रिगर पॉइंट है वो क्या है। हम देखें कि मेरा जो इम्पल्सिव रिएक्शन है वो किस वजह से है। हम देखें कि जो इमोशनल इम्पल्सिव रिएक्शन है वो क्यों कर हो रहा है। ये तो आपकी अपनी खुद को रीड करना है। उसके बाद आप अपने आप को इन सारी सिचुएशन से निकालने के लिए आप डिटैच करें और माइंडफुलनेस की तरफ आएं। अपने आप को निकालने के साथ साथ आप अपनी रीडिंग्स, पर्सनल इमोशनल रीडिंग खुद करें। माइंडफुलनेस के बाद आपको अंदाजा हो सकेगा। और माइंडफुलनेस कैसे आएगी? ज़ाहिर है डीप ब्रीदिंग से आएगी। डीप ब्रीदिंग करने के बाद, अपना इमोशनल जर्नल लिखने के बाद, अपने इमोशंस को जानने के बाद, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस आपके अनफिल्टर्ड आपके अंदर मौजूद होते हैं, हिडन इमोशंस मौजूद होते हैं। बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, लेकिन वो तो ब्रिलियंट वे है टू लर्न अबाउट योरसेल्फ। तो जिस दिन आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में मौजूद जितने पैटर्न्स हैं उनको समझ लिया और जान लिया, उस दिन आपके लिए आसानी हो जाएगी आपने किस शख्स के साथ चलना है। ताल्लुक सुकून का नाम है, ताल्लुक लानते देने का नाम नहीं है, ताल्लुक लानते खाने का नाम नहीं है, ठीक है, बद्दुआएं देने का नाम नहीं है। हमारे यहाँ होता क्या है, ताल्लुक टूटा तो झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दी के, और मैंने खाना काबा को पकड़कर बद्दुआ दी है कि इसके पल्ले कख ना बचे। ये मोहब्बत की आपने, और फिर अगर ब्रेकअप हो जाए तो पर्सनल बातें तक ऐसे याद। आई थिंक ताल्लुक क्या, यहाँ पर लोग वीडियो शेयर कर देते हैं। ताल्लुक ही ताल्लुक के बाद पता चलता है कि अगला बंदा कितना खानदानी था। अच्छा, हम एक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, चीटिंग भी तो इसमें इन्वॉल्व है। चीटिंग पर एक रिलेशनशिप में रहने वाला बंदा कैसे चीट करता है। कुछ लोग ओपन रिलेशनशिप में होते हैं, वो कहते हैं हमने चीट ही नहीं किया, हमने पहले बता दिया था दिस इज़ व्हाट वी आर, और अगला बंदा कहते हैं तुमने चीट किया। और अब तो मतलब ऐसा है कि आपकी मैरिड लाइफ है और उसमें भी यू हैव 2-3 एक्स्ट्रा हिडन रिलेशनशिप्स। ये सारी चीज़ें, चीटिंग का होलसम कॉन्सेप्ट ये कैसे आता है? क्यों एक मर्द या औरत चीट करती है? दो बुनियादी, वैसे मर्द की रीजंस और होती हैं चीटिंग की, औरत की रीजंस और होती हैं, लेकिन 3 हम बुनियादी रीजंस की बात कर लेते हैं। मर्द जो पहली रीज़न है उसके चीटिंग की, वो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई कहे ना कि मुझे इमोशनल नीड है, मुझे फ़लाँ है, मुझे फ़लाँ है, झूठ बोलता है, बकवास करता है। उसे जिस तरह से किसी जज ने कहा था ना कि फ़लाँ शख्स को चौक में लटका कर कोड़े मारे जाएं, इसी तरह से उसको कोड़े मारे जाएं जो ये बात कहे कि नहीं उसे तो वो किसी रूह की प्यास के लिए ताल्लुक़ बना रहा होता है। वो रूह की प्यास के लिए ताल्लुक़ नहीं बना रहा होता, वो जिस्मानी प्यास के लिए, जिस्म की प्यास के लिए ताल्लुक़ बना रहा होता है। पहला कोर पर्पस फिजिकल नीड है या फिजिकल लस्ट है। ये 2 बातें अलग अलग हैं, नीड और लस्ट अलग है। पहला ये है। दूसरा इमोशनल अनफुलफिलनेस है, दूसरा इमोशनल है, ठीक है। और तीसरा कोई भी मतलब हो सकता है, ठीक है। वो मतलब पैसे का हो सकता है, ज़्यादातर मतलब पैसे का ही होता है, या वैलिडेशन का हो सकता है, या कोई भी और। वैलिडेशन भी इमोशनल फुलफिलमेंट में आती है, या इमोशनल। औरत पहला इमोशनल है, फर्स्ट इमोशनल, ठीक है, राइट। दूसरा मतलब ये है इसका, जैसे हम फाइनेंशियल कहेंगे, ठीक है। और तीसरा सेक्सुअल डिजायर है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा यानी उल्ट है। जो अब तक की जो मेरी स्टडीज़ हैं, जो मेरी रिसर्च है, जो मैं जितने लोगों से मिला हूँ, अब आके ख़वातीन जिनकी उम्र के इस हिस्से में है, जो मिड एज क्राइसिस से गुजर रही हैं, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही, वो उनके लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। वो अपनी फिजिकल डिज़ायर्स के लिए ताल्लुक़ बना रही होती हैं, ठीक है, लेकिन उसको वो छुपाती हैं या उसके ऊपर वो मुलम्माकारी या बुरका डाल देती हैं अपनी इमोशनल नीड्स का, कि मुझे तुमसे इमोशनल जो है वो सपोर्ट चाहिए, फिजिकल कुछ नहीं है। हालांकि वो धोखा दे रही होती हैं खुद को भी और सामने वाले को भी। बिल्कुल ठीक। तो इस सारे सिनेरियो में जो चीटिंग का एक, चाहे वो माइक्रो चीटिंग है, चाहे वो मैक्रो चीटिंग है, चाहे किसी भी दर्जे की चीटिंग है, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, सेक्सुअल लस्ट है, मेंटल डिज़ायर्स हैं, मेंटल लस्ट है। मोहब्बत वाला जो एलिमेंट है कि हमें चूंकि मोहब्बत मिली नहीं थी कभी, तो मोहब्बत के लिए हम इसमें आ गए, तो फिर मोहब्बत ही करें ना। हाँ, एग्जैक्टली। फिर एक दूसरे की झोली में क्यों बैठना है? हाँ। फिर सिर्फ मोहब्बत करें, फिर सिर्फ बातें करें, तो फिर बातों तक बात रह नहीं जाती। Exactly. तो इसलिए
चीटिंग की बुनियादी वजूहात तो मैंने आपको ज़ाहिर है बता दी हैं। अब इससे बचना ना बचना ये ज़ाहिर है कि पर्सनल विल पावर पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे लोग बच जाते हैं, बहुत सारे लोग बचना नहीं इट्स चाहते, ऑलवेज एन कॉन्शियसली ऑप्शन। नहीं बचना चाहते। हाँ, इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। ऑप्शन है। बाज़ दफ़ा क्या है कि इंसान के नहीं बहकना भी है, इंसान की फितरत में ये चीज़ मौजूद है Right. कि जहाँ पर उसे मौका मिलता है वो उसे अट्रैक्ट करती है और वो फिर जाता है। वो शिकारी कहते हैं उसे। बहकना भी चॉइस ही है। हाँ, मैं ठीक तो है, कहती हूँ, इसको हाँ। शिकारी कहते हैं, हाँ, जिसको हाँ। मौका मिलता है, जो ताक में बैठा होता है और वो कहता उसे है शिकारी कहेंगे। कि तो लगा दे। बहकना भी चॉइस है मेरे नज़दीक। हाँ, ये अलग बात है कि आप जब बहकें तो उसके बाद आप रिकंसाइल कर लें, मैं आप ये रुक ये जाएं, इसी तरफ आप आने ठीक लगी हो हूँ जाएं। कि मुआफ़ी, ये जो रिकंसिलिएशन की बात आप कर रहे हैं, कौन माफ़ कर देता है? क्या मर्द एक, आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि एक मर्द औरत ने चीट किया तो माफ़ कर दे। मोस्ट ऑफ द मर्द कर टाइम देते हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट खवातीन ऑफ द टाइम करती नहीं करते। नहीं, मोस्ट ऑफ हाँ। द टाइम खवातीन माफ़ करती। उसकी वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि उनके पास ऑप्शन नहीं होती। ये पूरा सोशल जो फैब्रिक है, डिज़ाइन इस अंदाज से किया गया है कि मर्द यहाँ पर हाकिम है, राइट। मर्द कवाम है, मर्द खिला रहा है, पिला रहा है, मर्द लेकर चल रहा है। और डिज़ाइन इस अंदाज से किया गया कि अगर कोई औरत कर भी सकती है या कर भी रही है तो उसको आहिस्ता 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 उसकी बुनियादों में चीनी डाल देते हैं ताकि उसकी जड़ों में चीनी डाल देते हैं, जड़ें गल जाए, ठीक है, खोखली हो जाए और डिपेंडेंट हो जाए मर्द के ऊपर। खैर ये एक अलग बहस है। हम इस तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन मुआफ़ी की तरफ हम आ जाते हैं। औरत का ज़र्फ माफ़ करने के मामले में बड़ा है, क्या कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, मर्द को भी और औरत को भी? मर्द को तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए और औरत को उससे ज़्यादा करना चाहिए। खलीलुर रहमान कंवर साहब से बहुत सारे इख्तलाफात कर सकते हैं हमारी ऑडियंस। मैं ज़ाहिर है कि ना उनका फ़ैन हूँ, ना मैं उनसे कुछ सीखा है, ना लर्न किया है, बात करें लेकिन तो यस, लेकिन उनकी एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मर्द बेचारे के पास इनकार की ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मर्द बेचारा इनकार कर ही नहीं सकता। ठीक है, अब उन्होंने दो काम इकट्ठे कर दिए। एक तो मर्द को बेचारा बना दिया, और दूसरा ये बता दिया कि मर्द की फितरत में इनकार की ऑप्शन नहीं है। वो कोई वली होंगे जो इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो वली होते हैं। वली का मतलब ये थोड़ी है कि मुसल्ले पर बैठा हो तस्बीह कर रहा हो, तो वो वली भी है। औरत का ज़र्फ बड़ा होता है, औरत माफ़ कर देती है और औरत को माफ़ करते रहना चाहिए। ताल्लुक बचाने के लिए दो तरफा माफ़ी ज़रूरी है। बाकी अगर कहें कि मर्द माफ़ नहीं करता तो मर्द माफ़ करता है। मैं एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ। फिजिकल रिलेशनशिप ठीक नहीं था एक कपल का, दोनों नहीं मेरे पास आए। शौहर बाहर खड़ा होता था, मतलब ऑफिस में, वो ऑफिस में अंदर भी नहीं आता था, एंड ही इज़ अ नॉन पर्सनैलिटी। वो उसने कहा कि मैं अगर अंदर आऊँगा तो बाकी सेल्फियाँ लेने लग जाएंगे, तो तुम क्या है कि चली जाओ, तुम बात करो सेशन। और लेकर भी कौन आया? शौहर ही आया। शौहर ने कहा कि तुम सेशन लो। बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है, एंड शी इज़ क्राइंग, रोए रही है, रोए जा रही। मैंने पूछा कि आप बताइए कि कोई बात करें। मैंने कहा कि मेरे से एक गुनाह हुआ है, एक गलती हुई है, और वो गलती ये है कि मैंने अपने हस्बैंड के दोस्त के साथ ताल्लुक़ बना लिया। अब पता नहीं उसने मुझसे ताल्लुक़ बनाया या मैंने उससे बनाया या दोनों ने बना लिया, ताल्लुक़ बन गया और हम फिज़िकल भी हो गए। अब ये बात सुनने के बाद बहुत सारी ऑडियंस में से लोग कहेंगे कि बड़ा बेगैरत मर्द है, बड़ा फलां है, बड़ा फलां है, बड़ा फलां है, इसे तलाक दे देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, करना चाहिए। मैं ज़ाहिर है आप एज अ रिलेशनशिप कोच या इंसानी जो ग्राउंड के ऊपर जो है ना, आप ये इतना सख्त हो नहीं सकते और होना नहीं चाहिए। मैं सुनता रहा। अब मेरे पास तो वो तसल्ली के लिए आई है ना, ठीक होने के लिए आई है, तो मैं उसको जो है वो चाबुक नहीं मार सकता अखलाकियात का और ये फलां फलां। हर एक की अपनी ज़िंदगी और अपने मामलात हैं। मैंने उनसे ये बात कही कि मुझे एक बात बताइए, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि गलत किया आपने? जी। कब एहसास हुआ? शौहर को पता चलने से पहले या पता चलने के बाद? उसने कहा मैंने बताया खुद है। माय गॉड। मैंने ये कहा है कि मुझे अलहदगी दे दो, तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहती, क्योंकि मेरी तुम ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हो। 3 बच्चे हैं हमारे, मैं इन बच्चों को पालूंगी, तुम ऊपर रह लेना, मैं नीचे रह लूँगी, कुछ भी करूँगी, बट मैं ये कर चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो शौहर ने कहा नहीं, मैं अपना इलाज भी करवाता हूँ, मैं ठीक भी होता हूँ, मैं ठीक होने की कोशिश भी करता हूँ। और उसने बताया कि सर मेरा शौहर इतना रोया कि मैं अपना इलाज क्यों नहीं करवा सका। मैंने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? आपके पॉडकास्ट के तवस्सुत से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि मर्दों को इसमें कोई शर्म या आर महसूस नहीं करनी चाहिए। नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, दर्द होता है हड्डियों में, इसकी दवाई लेते हैं
तो आपकी अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है, आपकी मर्दानगी अगर कम हो रही है, जिसे सो कॉल्ड आप जो है मर्दाना ताकत से रिलेट करते हैं, तो उसके लिए मेडिसिन क्यों नहीं खा सकते? उसके लिए इलाज क्यों नहीं करवा सकते? Absolutely. उसने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। Absolutely. उसने कहा कि मैं ठीक जो है वो कर लूंगा हमारे I'll try ताल्लुक को, to. और उसने करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि चंद एक सेशंस के बाद वो दोनों फिर आए। उन्होंने कहा कि अब मैं इस वजह से आपके सामने मौजूद हूँ कि एक तो शुक्रिया भी अदा करना था कि आपने इनको रोका है कि अलहदगी ना लें। मैंने उन्हें रोका, समझाया, बताया कि गलती आपसे भी हुई है, गलती उनसे भी हुई, लेकिन इस गलती का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि इसको एक तो नॉर्मल कर लें। इस गलती का कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि बच्चों को भी आप बताएं कि इस गलती, ये मैंने गलती की, इस वजह से मैं तलाक ले रही हूँ, और या इस वजह से ये मुझे तलाक दे रहा है, और सारी ज़िंदगी बच्चों की भी ख़राब हो जाए, सारी ज़िंदगी आपकी भी ख़राब हो जाए, ये अलग कोसते रहें अपने आप को। ये एक पैश था, रफ पैश था, ये निकल गया। ये वाकया सुनाने का मतलब कतई तौर पर आपको तरगीब दिलाना नहीं है कि आप ये काम करने लग जाएं। वाकया सुनाने का मकसद ही बुनियादी तौर पर जो आपको क्वेश्चन था उससे रिलेट करना था कि मर्द भी माफ़ करते हैं और औरतें भी माफ़ करती हैं। ताल्लुकात बुनियादी तौर पर बर्दाश्त और तवज्जो से चलते हैं। बिल्कुल यही बात है। और जिस दिन बर्दाश्त किसी एक में भी ख़त्म हो जाए, किसी एक में भी तवज्जो देने का मादा कम हो जाए, यकीन कर लीजिए ताल्लुक कैंसर का शिकार हो जाएगा, और ऐसा लाइलाज कैंसर कि ताल्लुक को ले डूबेगा। यहाँ मैं एक तवज्जो वाली जो बात की है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि तवज्जो के कैंसर में कई ताल्लुक मुब्तला हो जाते हैं। तवज्जो नहीं मिलती, तवज्जो ख़त्म होती चली जाती है, और वो तवज्जो का ना मिलना ताल्लुक को खा जाता है। हाँ, तबाही बर्बादी उस ताल्लुक का मुकद्दर बन जाती है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। एक कनेक्शन जो बना होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो खत्म जाता है। फिर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, एक लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले, जाता है, क्योंकि सेफ्टी फील ही नहीं करता वो सामने वाला, वो एंक्शियस हो जाता है, वो अवॉइडेंट बिहेवियर का शिकार हो जाता है। तो वो जो इमोशनल जब डिस्टेंट हो जाता है ना एक दूसरे से इंसान, उसे सेफ ही फील नहीं होता, उसे उसके साथ बात करना अच्छा नहीं लगता, उसे ये लगता है कि बस ये अच्छा। यूजुअली आपके पास ऐसे पेशेंट्स भी तो आते होंगे कि किसी एक ने उस पर चीट कर दिया और दूसरा कि वो उसी खौफ में मुब्तला रहता है कि किसी और रिलेशनशिप में भी जाएंगे। इसको सो कॉल्ड एंजाइटी कह सकते हैं रिलेशनशिप में, मुझे नहीं पता कि इसको क्या टर्म कहते हैं। वो स्टेप इन नहीं करते किसी दूसरे रिलेशनशिप में बिकॉज वही पास्ट ट्रॉमा वही चल रहा है। आप इसे पास्ट ट्रॉमा कह सकते हैं, बेट्रियाल ट्रॉमा कह सकते हैं, और भी इसके नाम है मुख्तलिफ। देखें, बात फिर भी आपके इनर सेल्फ पर आती है। अगर आप एतमाद नहीं करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ही क्या है? एतमाद के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? एतमाद आपको करना आना चाहिए। बेट्रियाल ट्रॉमा से निकलना भी आपने ही है, आपने चीटिंग ट्रॉमा से निकलना भी आपने ही है, क्योंकि सारे सिनेरियो का ताल्लुक आपके अंदर से है। आप नहीं निकलेंगे, आप दुखी रहेंगे, आप नहीं निकलेंगे, आप तकलीफ़ का शिकार होंगे। आपने बिलीव ही करना है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, अगर आपको पता चल गया कि ये चीट कर रहा है, आपकी मोहब्बत में फ़र्क नहीं आना चाहिए, आपके ताल्लुक में फ़र्क नहीं आना चाहिए। आप डबल मोहब्बत कर दें, उससे उसके गिल्ट में मुब्तला कर दें कि मैं गलत कर रहा हूँ, उससे खुद ये एहसास होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एहसास नहीं होता, एहसास होता तो ये करता नहीं, एहसास होता है फिर भी कर रहा होता है। कहीं ना कहीं वो इमोशनल, मेंटल या साइकोलॉजिकल सिकनेस का शिकार होता है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी साइकोलॉजिकल सिकनेस की वजह से कर रहे होते हैं, हम अपने अनहील्ड पैटर्न्स की वजह से कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है, जिस पर हमने पहले भी बात की है। तो इस वजह से बजाय इसके कि आप उसको कहें कि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा या पकड़ लूँगी और आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ रहना नहीं है, ये नहीं करना। आप पैटर्न को समझें, आप प्रॉब्लम को समझें, उसे हल करें, उसे ठीक करें। ताल्लुक इसलिए नहीं शुरू किया था कि किसी की एक की गलती होगी तो दूसरा उसे छोड़ देगा। और सफदर आपके पास का मतलब ये चीटिंग वाली तो बात हमने कर ली। बहुत से ऐसे लोग भी आते होंगे, जैसे सोसाइटी में स्पेशली अगर किसी का डिवोर्स हो गया या कोई बेवा है, कोई खातून, तो इस सोसाइटी में सेकंड रिलेशनशिप उसके लिए या थर्ड रिलेशनशिप उसके लिए कहा जाता है कि करैक्टरलेस है बहुत ज़्यादा। हालांकि इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको कहते हैं जी नहीं इज़्ज़तदार लोग हैं और ये और वो है। कितने साहबा कराम जिनकी जो खातून थी जो उनकी घरदारी संभाल रही थी, उनके 2, 3, कितनी 4 शादियां हुई हैं। यहाँ पे क्यों एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि अगर किसी औरत की हो रही है तो वो यानी आप कह रही हैं कि औरत की अलहदगी हुई तो वो दूसरी शादी उसको करना मुश्किल हो जाती है, मुश्किल हो जाता है, फैमिली तीसरी मुश्किल हो जाती है। हाँ, ऐसा है, मुश्किल हो जाती है क्योंकि लेकिन मर्दों के लिए ऐसा नहीं है। मर्दों के लिए ऐसा, चूंकि अगेन फिर वही बात है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, तो इस वजह से फील नहीं होता, वरना मर्दों के लिए भी ऐसा ही है। मर्दों को भी औरतें नहीं मिल रही होती आसानी से शादी के लिए। वो तो फिर या तो अमीर होती हैं तो फिर अमीर होते हैं तो फिर इस वजह से कर लेते हैं, या फिर वो ऐसे
होते हैं कि आसानी से शादी में चले जाएं, वरना मुश्किल पेश आती है। आजकल मर्दों की पहली शादी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि औरतों को पेश आती है, लेकिन खवातीन के लिए प्रॉब्लम है। 2-3 बातें कही जाती हैं, अगर इतनी अच्छी होती तो अपना पहला घर बसा लेती। मैं ये बात कहा करता हूँ, ये लाजमी नहीं है कि पहली या दूसरी अलहदगी या तलाक या खुला की वजह वो औरत हो सकती है। सिर्फ इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मर्द भी प्रॉब्लम कर सकता है, मर्द के घर वाले प्रॉब्लम कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं विक्टिम ब्लेमिंग तो बहुत कॉमन है। यस, एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ। मेरे पास एक खातून, मुझसे उन्होंने रब्ता किया, शी इज़ लिविंग इन टेक्सास में भी। उन्होंने कहा कि मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है, मेरे 9 बच्चे हैं एंड ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। मेरे 9 बच्चे हैं, आई एम 54, ही इज़ 28। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मेरी चौथी शादी भी ख़त्म हो गई है। उसकी बदकिस्मती कह लीजिए, कुछ भी कहिए। पहली जो शादी हुई वो पहला शौहर फात हो गया, दूसरी शादी हुई, दूसरे शौहर ने तलाक दे दी, तीसरी शादी हुई, तीसरे शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम थे या कुछ भी ऐसा था, उसने को कत्ल किया या कुछ भी ऐसा, तो वो उधर से उसने खुला ले ली। चौथी शादी उसकी चली नहीं, ठीक है। चौथी शादी यानी 6 माह चली और तलाक हुई, 4 शादियाँ ख़त्म हुई। अब उन 4 शादियों में से 3 लोगों में से उसके बच्चे, ठीक है, 9 उसकी औलादें हैं। शी इज़ 54। उसने कहा कि मैंने ये महसूस किया कि शादी मुझे रास नहीं है, मैं हमेशा हराम से बचती आई हूँ। ये जो लड़का है ना, ये बड़ी मोहब्बत देता है, बड़ा प्यार देता है और बड़ा सब कुछ है, मुझसे कोई मतलब भी नहीं रखता। नहीं तो अमूमी तौर पर एक होता है ना कि लड़के मतलब के ये ताल्लुक बनाते हैं। मैं डर रही हूँ कि मैं इससे निकाह कर लूँ तो ये भी ख़त्म ना हो जाए। तो मुझे आप समझाएं या बताएं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं आपकी, तो मुझे बताएं या समझाएं मैं क्या करूँ कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। उन्हें असल में ख्वाफ ये था कि मुझे ये छोड़ ना दे, ट्रॉमा। मैंने कहा मुझे एक बात बताइए, इसने अगर आपको छोड़ना है तो क्या ताल्लुक में रहते हुए नहीं छोड़ेगा? कहती छोड़ सकता है। मैंने कहा आपने अगर इसे छोड़ना है तो क्या निकाह करने के बाद आप इसे नहीं छोड़ सकती? कहती छोड़ सकती हूँ। तो मैंने कहा फिर हलाल कर लेना अपने ताल्लुक को। आप इसलिए 2.5 साल से इसके साथ रह रही हैं और आप 2 धारी तलवार के ऊपर चल रही हैं कि ये कहीं छोड़ ना दे, और फिर साथ ही साथ ये कि मैं गुनाह कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, फलां कर रही हूँ। आप निकाह करें, आप साथ रहें, जब तक ये चलता है इसे चलाएं। कहने लगी अगर निकाह के बाद इसे मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा अगर इसने कल छोड़ दिया तो क्या है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। उससे बात समझ आ गई। अब पिछले दिनों मुझे उन्होंने फ़ोन किया 3.5 साल के बाद, कहने लगी कि वो अभी हम इकट्ठे हैं और वो इतना खुश है, हम इतने खुश हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे खुश हैं कि अम्मा जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ, हाँ ठीक है। उनके बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे, तो अब मेरी हेल्थ भी ठीक है। तो बस मैंने शुक्रिया अदा करना था इस बात का कि चलें आपने मुझे ठीक टाइम, उस टाइम पे ठीक गाइड कर दिया, वरना मैं ये सोच रही थी मैं इसे छोड़ दूँ। अब छोड़ने का डर, छोड़ने की रीज़न क्या थी, अंदर डर मौजूद था कि अगर मैं इस तरह से चलती रही तो ये मुझे छोड़ देगा, बजाय इसके कि ये मुझे छोड़े मैं इसे छोड़ दूँ। बहुत सारे लोग अपने पास ट्रॉमास की वजह से अपने करंट रिलेशनशिप को ठीक तरह से लेकर नहीं चल सकते। तो मैंने जब ये बात की कि निकाह कर लें, छोड़ेगा तो निकाह करके छोड़ेगा, अगर रहेगा तो निकाह करके रहेगा, तो 2 तरफा आपका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। बात समझ आ गई, चीजें ठीक हो गई। यही बात तो बस है इतना कि सा कोई समझाने वाला, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रहूं, वो मुझे सुना के रोए। क्या बात बस इतनी सी बात होती है। यही मतलब अदायगी की बड़ी बात होती है कि बातें तो सबको पता होती है, हम कोई बहुत ही हट के बातें नहीं कर रहे, लेकिन बातों का असर होना चाहिए। सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। बहुत सारी होस्ट क्वेश्चन पूछती हैं मुझसे, लेकिन इतनी डिटेलिंग नहीं हो रही होती, लिटरली। हाँ, वो पढ़े लिखे क्वेश्चन, लिखे क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैं कभी लिख के दे देता हूँ, कभी उन्होंने खुद लिखे होते हैं। नहीं, आपने उनमें से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। आपने बात रैंडम और बात जेन्युइन किस्म की क्वेश्चन किया। एक बात ये कि जो रिलेशनशिप कोच होती है उन पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं जो कि सादिया खान को भी सुनती हूँ और उनका भी चीटिंग का, शी वाज इन्वॉल्व्ड। शी कोई भी एक सेशन का बहुत हेफ्टी लेती हैं, कपल काउंसलिंग का, दुबई में। आई एम श्योर बहुत से लोग उनको सुनते भी होंगे। आप लोगों पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लाइक व्हाट आई सेड, वी आर ह्यूमन। बहकना, गलती हो जाना, चाहे वो सिर्फ टेक्सटिंग की हद तक हो और वही लीक आउट हो जाए और आपका पूरा इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए, ये खुद को कैसे, ताकि वो टिप शायद लोगों को भी पता चल सके कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग आपको भी ट्रैप करना चाहते होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं हैरान हुआ, मुझे मैसेज आया
और मेरे कंधे के ऊपर एक लड़की ने सर रखा हुआ है ओह और खूबसूरत तरीन लड़की है वाह। और मैंने मेरी कोई पुरानी तस्वीर थी जिसमें शर्ट जो है वो 2019-20 की थी, तो मुझे शर्ट तो याद थी। मैंने कहा यार ये कहाँ पर है ये मैंने कब सर अंजाम दिया कारनामा, ये तो नहीं है वो AI बेस्ड, AI की वो बनी हुई वीडियो पिक्चर थी और पता नहीं चल रहा था कि रियल में है। तो मेरे दोस्त ने मुझे भेजी अननोन नंबर से, उसने कहा कि यार तुमने ये काम भी शुरू कर दिया। एग्जैक्टली ठीक है, अब आते हैं रियल टाइम चीज़ों की तरफ। आपने जो बात की जिम्मेदारी होती है, बेतहाशा जिम्मेदारी होती है। इस सारे मामले में ना हमें सिर्फ इस बात का एहसास करना होता है कि कहीं हमारे किसी अमल की वजह से सामने वाले का नुकसान ना हो जाए, और वो नुकसान सिर्फ उसका नहीं होता, नुकसान हमारा भी होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रैप इतने इतने सॉलिड किस्म के ट्रैप माय होते हैं कि गॉड बाज़ दफ़ा आप नहीं बच पाते। अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि मैं बच गया और मैं इतना बड़ा फन्ने खा हूँ, हनी ट्रैप तो से नहीं, बच ऐसा गए, नहीं है। हाँ। हनी ट्रैप का वर्ड ही तब इजाद हुआ जब शहद को बिछाकर मक्खियों को फांसने की कोशिश की गई। उसमें मक्खियां भी आ गई, उसमें मक्खे भी आ गए, उसमें सब आ भंवरे गए। भी आ गए, सब कुछ आ गया। कलियों के ऊपर भंवरे बैठ रहे होते हैं, तितलियां भी बैठती हैं। ठीक है, अजीब बात यह है कि वो कली जिसके अंदर मेल खुसूसियात होती हैं, ठीक है, वो फूल या कली, उस पे तितली आके बैठती है, और जिसके ऊपर क्या नाम है, जिसमें फीमेल खुसूसियात होती हैं, उसके ऊपर भंवरा आकर बैठता है। इस पर रिसर्च करने वाले रिसर्च कर लेंगे, मैंने जहां पर पढ़ा मैंने चेप दी है ये बात। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दिस इज ट्रू ना, ठीक है, ऐसे ही लेकिन opposite- ऐसा ही है, हाँ, ऑपोजिट सेक्स ज़ाहिर है कि अट्रैक्ट करता है। यस लेकिन इस सारे सिनेरियो में मेरा ये ख्याल है, मैंने किसी से ये बात पूछी, अपने एक दोस्त से ये बात पूछी, मैंने कहा कि क्या ठीक है और क्या गलत है मोहब्बत में या ताल्लुक में। उन्होंने एक जवाब दिया कि उन्होंने जवाब दिया कि इंटेंशनली और पीसफुली किया गया हर काम ठीक है, और अनइंटेंशनली और जिसमें आप सुकून में नहीं है किया गया हर काम गलत है। आपका अंदर का जो अंदर का मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म वो बता देगा। इस पर हजरत अली का कॉल है। हाँ। आपने फरमाया कि तुम्हारा दिल बता देता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। हाँ। ठीक है, तो बाकी रुकना ना रुकना पर्सनल चॉइस है, ये हर एक की अपनी चॉइस है। पूछा गया कि आपको आज़ादी कहाँ तक है, तो हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, कहा कि मेरे हाथ में छड़ी है, किसी ने सवाल किया, और मैं उसको घुमाता हूँ, तो इस छड़ी को घुमाने की आज़ादी कहाँ तक है, तो आपने फरमाया कि दूसरे के नाक तक। जब तक तुम छड़ी घुमा रहे हो और सामने वाले की नाक या गर्दन नहीं आ रही, तुम्हें आज़ादी है, तुम घुमाते रहो। जहां पे उसकी नाक आ गई, नाक से मुराद ये कि जब उसको नुकसान पहुंचने का खदशा है, हाँ, तो तुम्हारी आज़ादी खत्म हो गई है। तो हमें बुनियादी तौर पर ये देखना है कि हम किसी को कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली नुकसान पहुंचा जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, बातों से, एक्शन से, रवैयों से, किसी भी हवाले से। बचना ना बचना बाज़ दफ़ा पर्सनल चॉइस होती है और बाज़ दफ़ा डेस्टिनी होती है। कुछ जख्म आपको लगने ही लगने हैं, हाँ। कुछ तकलीफें आपको मिलनी ही मिलनी हैं। Even अगर your इंसान darkest इतना chapter प्लान is good for हाँ, your हाँ, you know evolve जो आप हो रहे हैं हाँ, हर गुजरते वक्त के साथ। I think dark chapter बहुत जरूरी है आपको Oh पूरा। my gosh, Yes. ये इस पर हम पॉडकास्ट अलग करेंगे For sure, क्योंकि for sure. क्योंकि ये ऐसी चीज़ है। मैं सिर्फ इसको रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये बात कहा करता हूँ, मैं अभी एक इमोशनल आश्रम बनाने जा रहा हूँ। मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात रिवील कर रहा हूँ। मैं इमोशनल आश्रम में सिर्फ आपकी हीलिंग होगी, सिर्फ आपके जो अनफुलफिल्ड जो इमोशंस हैं, जो डिज़ायर्स हैं, जिनके ऊपर कभी बात नहीं हुई, जिस पे आपको लगा कि जज किया जाएगा, जिस पे आप तकलीफ में हैं या कुछ भी ऐसा, और बहुत सारी चीज़ें, उस इमोशनल आश्रम में सिर्फ वही लोग आएंगे जो इमोशंस रखते होंगे, जो फीलिंग्स रखते होंगे, चाहे वो हील हो चुके हैं, चाहे हील नहीं हुए। और उस इमोशनल आश्रम में साइकोलॉजिस्ट भी उन्हें मुयस्सर होंगे, साइकाट्रिस्ट भी मुयस्सर होंगे, उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट भी मुयस्सर होंगे, उन्हें मेरे जैसे बातें करने वाले भी मुयस्सर होंगे। सब लोग मौजूद होंगे जिनके साथ वो खुल के बात कर सकेंगे, अपना आप शेयर कर सकेंगे, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन होगी। कब इसको मैं मंजर आम पर लाता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम है, बट मैं जो बात कर रहा हूँ कि उसके पीछे बुनियादी तौर पर यही इमोशन कारफरमा है जो डार्क डिजायर्स का है। दुनिया में जितने भी बुरे काम किए जा रहे होते हैं या अच्छे काम किए जा रहे होते हैं, उनके पीछे आपकी डिजायर्स मौजूद होती हैं, डार्क डिजायर्स। ठीक है, बाज अच्छे काम हम दिखावे के लिए, जब आप
सूफी बन जाए वो तो एक अलग मामला है, हम्म, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बात कहते हैं कि सूफी भी वो बनता है जो अपनी डार्क डिजायर्स को दबा देता है, Yes. छुपा देता है, कंट्रोल कर देता है। नफ्स है और ना। नफ्स है, ठीक है। तो डार्क डिजायर्स बड़ा रोल प्ले करती हैं। डिजायर्स तो रोल प्ले करती हैं, लेकिन इंसान अंदर से इतना काला है हाँ हाँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम भी काले ही हैं, लेकिन क्या है कि हमें मुलम्माकारी आती है। हाँ हमें पता है कि हमने कंट्रोल कैसे करना है, रोक कैसे लेना है, कहाँ पे बिस जाना है, कहाँ पे पकड़ लेना है, कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ पे नहीं रुकना, पता है। कुछ लोग वो अपनी डार्क डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, मैंने ये पढ़ा था विशफुल कि थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। एवरी बुक हैज अ डार्क चैप्टर। Yes. एक काला पेज जरूर होता है सबकी लाइफ में। बेसिकली द बुक वाज रेफरिंग टू अ ह्यूमन लाइफ। हाँ, हाँ। तो सबकी लाइफ में एक काला चैप्टर जरूर होता है वो जिसके अमाल बाद का हो change- सकता है, हाँ I mean, it वो could be फाल का हो anything, सकता है, वो ख्वाहिशात anything. का हो सकता है, वो हाँ, कुछ भी हो anything, सकता है। कुछ भी yes, हो सकता है। yes. लेकिन हम चुप के कहते हैं कि पता नहीं डार्क डिजायर्स में पता नहीं क्या सेक्सुअली हम हाँ। उसको थोड़ा करने लग जाते हैं। बट बहुत सी ऐसी चेंजेस वो तो होती एक हैं। सेक्सुअल तो एक पार्ट है। या एग्जैक्टली। मतलब मैं कहूँ कि एक अगर दायरा बनाया जाए तो उसके 360 एंगल होते हैं और एक नुक्ता उसके दरमियान में मौजूद होता है। तो सबने प्रकार का इस्तेमाल तो किया होगा। प्रकार को इंग्लिश में आई डोंट नो क्या कहते कंपस। हैं, हाँ Compass. कुछ ऐसा ही। तो क्या है कि आप उसके ऊपर रखते हैं और उसको यूं करके हाँ आप रोटेट Round करते बना हैं तो देते हैं। उसका सेंटर एक बनता है। हम्म, तो एक सेंटर तक पहुंचने के अब कितने रास्ते बन गए? हम्म, 360। हम्म, तो सेंटर तो एक है। और सेंटर क्या है? पीस। yes, सेंटर क्या है? सुकून। सेंटर क्या है? आराम। satisfaction. सेंटर क्या है? सेटिस्फेक्शन। तो उस सेटिस्फेक्शन को हासिल करने के लिए इंसान मालूम 360 रास्ते अपनाता है। बिल्कुल उन ठीक। 360 रास्तों में से मैक्सिमम मुझे लगता है कुछ 20-25 रास्तों पर ही वो पहुंच पाता है। 360 रास्तों को वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ये मेरी पर्सनल वो है थ्योरी है, opinion. हाँ ओपिनियन है। मैं ये कहीं 360 एंगल वाली जो थ्योरी है ना, ये कहीं पर मौजूद नहीं है। अपने आप से ही मैं बात कर रहा हूँ कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं। ये पॉइंट जो है वो हिदायत का भी हो सकता है, ये पॉइंट सुकून का You भी हो have to सकता है, reach. ये पॉइंट किसी भी किस्म, इसका कोई भी नाम दे लें, लेकिन ये पॉइंट बेसिकली आपके अंदर का है, जहाँ जिस तक आपने पहुंचना है। अब इस तक पहुंचने के लिए आप डार्क डिजायर्स का रास्ता अपनाते हैं, इस तक पहुंचने के लिए आप सूफी बनते हैं, इस तक पहुंचने के लिए आप उस्ताद बनते हैं, शागिर्द बनते हैं, कुछ भी बनते हैं। आपने पहुंचना वहां तक है। बिल्कुल ठीक। कई लोग क्या है कि वहां पहुंचकर फिर आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। तो अगर समंदर है मंजिल तुम्हारी, तो अरे दरिया वाह। सबसे सीधा रास्ता है। तो खूबसूरत। दरिया जहाँ जहाँ लेकर जाएगा वहां पे आपको चलना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत। सा है। थैंक यू सो मच, इतना Thank अच्छा you लगा। for having me. Literally वाकई मुझे बहुत बहुत मजा अच्छा आया, लगा। बहुत अब मजा आया। वक्त का पता नहीं चला। यस एग्जैक्टली, वक्त का पता नहीं चला। लेकिन अगेन हम जो है वो सफदर को बुलाएंगे और आई एम श्योर के आई ट्राइड के जो चीज़ें एक कॉमन माइंड में आ सकती हैं उनको मैं पूछूं ताकि उनको गाइड कर सके जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। तो नाज़रीन, आपसे दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।